आज हम स्टार्ट करने वाले हैं क्लास 11th केमिस्ट्री का अपना न्यू टॉपिक। आज का टॉपिक है रेडियो सक्रियता। आखिर रेडियो सक्रियता होता क्या है, इसके लिए हमको समझना पड़ेगा कि रेडियोधर्मी पदार्थ क्या होता है। रेडियोधर्मी पदार्थ आप लोगों ने बहुत नाम सुना होगा। रेडियो एक्टिविटी, जब कभी भी मोबाइल के बारे में बात होती है, नेटवर्क के बारे में बात होती है, तो रेडियो एक्टिविटी जो उनसे निकलता है उनके बारे में बात होती है। 1945 में 6 अगस्त 1945 में हिरोशिमा और 9 अगस्त 1945 में नागासाकी, जब यहाँ पे परमाणु विस्फोट हुआ था, तो आने वाली अभी भी कई वर्षों तक वहाँ के जो बच्चे अपंग पैदा होते या कुछ भी पैदा होते थे तो रेडियो एक्टिविटी कारण होते थे ऐसा। तो रेडियोधर्मी पदार्थ आखिर होते क्या है जिनका इतना ज्यादा इफेक्ट पड़ता है, ठीक है। तो आज हम सिंपल समझते हैं पहले रेडियो एक्टिव पदार्थ क्या होता है। स्टार्ट करने से खोज से, तो लगभग 1896 में एक व्यक्ति थे, वैज्ञानिक थे, हेनरी बैक्वेरेल, हेनरी बैक्वेरेल। इन्होंने यूरेनियम तत्व के कुछ पोटेशियम यूरेनियम कुछ ऐसे तत्वों की खोज की थी। मेन वो यूरेनियम था, इसे कुछ ऑक्साइड खोजे थे, मतलब इसके अयस्क के रूप में उन्होंने खोजा था। तो यूरेनियम के बारे में उन्होंने बताया कि जो यूरेनियम है ये एक ऐसा तत्व है जो अपने में से, ठीक है, मतलब स्वयं से कुछ विकिरण उत्सर्जित करता है, कुछ किरणें अपने में से निकालते रहता है, ठीक है। कैसा तत्व खोजा उन्होंने कि जो तत्व था वो स्वयं से अपने से क्या कर रहा कि क्या विकिरण को निकालते रहता है, कुछ ना कुछ किरणें निकालते रहता है, ठीक है। इन किरणों को बाद में रेडियो एक्टिव पदार्थ नाम दिया गया। ऐसा सिर्फ यूरेनियम ही नहीं है, कई सारे हैं। यूरेनियम हो गया, थोरियम हो गया, प्लूटोनियम हो गया, रेडियम हो गया। रेडियम, हाँ, रेडियम हम लोग यूज करते हैं, बाइक में लगे रहते हैं, कार में लगे रहते हैं, टायर में लगे रहता है। जब किसी हाईवे पे जाते हैं तो हाईवे में कई सारे सिग्नल होते हैं, उनमें वो लगे रहता है। जहां अंधेरा होता है वहां पेड़ों पे इसको लगा देते हैं, त्रिकोण साइड में या गोल साइड में या चौकोन साइड में लगा देते हैं। जब प्रकाश उसे पड़ता है तो चमकता हुआ दिखाई देता है, समझ में आ जाता है कि उधर कोई पेड़ है, इधर मोड़ है, इधर मोड़ नहीं है, वो रेडियम, ठीक है, वो भी एक रेडियो एक्टिव पदार्थ है। तो डेफिनेशन पे आते हैं पहले कि रेडियो एक्टिव पदार्थ का डेफिनेशन क्या होता है, फिर रेडियो सक्रियता क्या होती है, वो अपने आप समझ में आ जाएगा। ओके, डेफिनेशन क्या बनेगा, मतलब ऐसे पदार्थ जो स्वतः अपने में से विकिरणों का उत्सर्जन करते हैं, मतलब उनको निकालते हैं, उन्हें रेडियो एक्टिव पदार्थ, रेडियोधर्मी मतलब रेडियो एक्टिव ही है ना, वो एक्टिव को धर्मी कहते हैं उसमें अपन हिंदी में, तो रेडियो एक्टिव पदार्थ कहते हैं, ठीक है। डेफिनेशन क्या बना, ऐसे पदार्थ जो स्वतः अपने में से विकिरणों का उत्सर्जन करते हैं उन्हें रेडियो एक्टिव पदार्थ कहते हैं। एग्जाम्पल हमने भी कई सारे देख लिए, यूरेनियम, रेडियम, रेडियम तो अच्छे से याद रहेगा, प्लूटोनियम। प्लूटोनियम की बात करें, जो अमेरिका ने जापान में हिरोशिमा नागासाकी में जो बम गिराया था, वो बम प्लूटोनियम पर आधारित था। जो परमाणु बम गिराया था उसमें प्लूटोनियम मौजूद था। ये एक रेडियोएक्टिव पदार्थ है जिसके कारण आज भी वहां जो रेडिएशन का प्रभाव हमको देखने मिलता है, ठीक है। तो ये था रेडियोएक्टिव पदार्थ कहते हैं। तो रेडियो सक्रियता क्या होती है, तो ऐसे पदार्थ जो स्वतः अपने में से विकिरणों का उत्सर्जन करते हैं, ठीक है, नीचे नीचे लिख लेते हैं, उत्सर्जन करते हैं, तो इसे लिखेंगे रेडियो पदार्थ कहते हैं। इस प्रक्रिया को, जो पूरा प्रोसेस है, इस प्रक्रिया को रेडियो सक्रियता कहते हैं। आप चाहे तो इस लाइन को यहां भी नोट कर सकते हैं इसके आगे,
रेडियो सक्रियता कहते हैं। ये जो पूरी प्रक्रिया होती है, ये प्रक्रिया क्या कहलाती है? रेडियो सक्रियता कहलाती है। और ये क्या था? रेडियोधर्मी पदार्थ जो अपने में से विकिरणों को उत्सर्जित करते हैं। ठीक है, ये होती है रेडियो पदार्थ। ये विकिरण मोस्टली हम ऐसे सामान्य तौर पे नहीं देख सकते। जैसे रेडियम होता है, रेडियम अंधेरे में चमकता है। अपन क्या करते हैं, जब अपन सड़क पे जाते रहते हैं, किसी हाईवे से गुजर रहे हैं, तो हम लोग एक लाइट मारते हैं अपने हेडलाइट से, उस पर लाइट पड़ती है, देर वो चमकता हुआ दिखाई देता है। मतलब विकिरण उसमें से निकल तो रहा है स्वतः, लेकिन नॉर्मली वो दिखाई नहीं दे। जैसे हम उस पर लाइट मारे, वो चमकता हुआ दिखाई दे दिया। तो ये रेडियोएक्टिव पदार्थ होते हैं। अब रेडियोएक्टिव पदार्थ से कौन कौन से किरणें निकलते हैं, इसको एक छोटे से एक्सपेरिमेंट से समझते हैं। तो जो एक्सपेरिमेंट किया गया था यहाँ पे कि एक रेडियोधर्मी पदार्थ लिए, कोई से रेडियोधर्मी पदार्थ, उस पदार्थ से हमने अध्ययन किया। इसको एक बॉक्स में रख दिया हमने, फिर इसके दोनों तरफ हम लोगों ने विद्युत क्षेत्र लगाया। विद्युत सेल से लगा सकते हैं, किसी आवश्यकता से लगा सकते हैं। तो इसमें से जैसे ही किरणें निकलने लगी, तो इन किरणों का अध्ययन करने में क्या पता चला कि एक किरणें विद्युत क्षेत्र के ऋणात्मक प्लेट की ओर मुड़ गई, एक किरण विद्युत क्षेत्र के धनात्मक प्लेट की ओर मुड़ गई, और एक किरण सीधी रेखा में गमन कर गई। मतलब मुख्य रूप से केवल 3 प्रकार की तरंगे इसमें थी, मतलब किरणें इसमें थी। ठीक है, एक कहां मुड़ रही थी? ऋण प्लेट की ओर, एक मुड़ रही थी धन प्लेट की ओर, और एक कहां जाएगी? सीधे चली जा रही थी। तो इन किरणों को क्या क्या नाम दिया गया? जो माइनस की ओर मुड़ रही थी, इनको नाम दिया गया अल्फा किरण। इसको नाम दिया गया प्लस को मिली बीटा किरण। इसको नाम दिया गया गामा किरण। अल्फा, बीटा, गामा, ये 3 प्रकार की किरणें थी। ठीक है, जो रेडियोधर्मी पदार्थ से क्या हो रही थी? उत्पन्न हो रही थी। ओके, तो जब रेडियोधर्मी पदार्थ से किरणें उत्पन्न हुई, तो इसमें और भी कुछ चीजें पता चली इनके बारे में। जैसे एक पॉइंट क्या पता चला कि अल्फा कोई भी ऋणात्मक क्यों आ रही है, झुक रही है, मतलब क्या होगी? वो धनात्मक होगी, क्योंकि ऋणात्मक धनात्मक चीजों को अपनी ओर आकर्षित करता है, और धनात्मक ऋणात्मक को अपनी ओर आकर्षित करता है। तो ऋणात्मक की ओर जो गया अल्फा कण, और धनात्मक की ओर जो गया बीटा वो। तो माइनस की ओर गया, मतलब अल्फा कण कैसी प्रकृति रखते थे? धनात्मक प्रकृति रखते थे। और ये धनात्मक की तरफ गया, मतलब बीटा किरण या बीटा कण कैसी प्रकृति रखते थे? तो वो ऋणात्मक प्रकृति रखते थे। और चूंकि जो गामा किरण थी ना, वो माइनस की ओर झुका ना वो प्लस की ओर झुका, सीधे निकल गया। मतलब वो कैसा था? उदासीन था, उसमें कोई भी किसी प्रकार का कोई आवेश नहीं था। ठीक है, ये हमको पता चला। फिर इसके बारे में और भी कई अध्ययन किया गया, जिनको अपन पॉइंट वाइज पढ़ लेते हैं कि अल्फा, बीटा और गामा किरणों में हम तुलना कुछ मुख्य बिंदुओं के आधार पर किस प्रकार से कर सकते हैं, या उनके गुणों के आधार पर किस प्रकार से कर सकते हैं, उस पॉइंट को देखते हैं। और वो क्वेश्चन एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो बात करते हैं कि गुण और अल्फा किरण, बीटा किरण, गामा किरण की। तो इनमें तुलना करते हैं। तो इनमें आप हेडिंग कर लीजिएगा ना, तुलना, अल्फा किरण, बीटा किरण, गामा किरणों में तुलना। ओके, तो इसमें तुलना करते हैं। तो फर्स्ट पॉइंट हम लेते हैं इस गुण में, क्या लेते हैं? इसका आवेश। आवेश क्या होता है अल्फा किरण का? अल्फा किरण में होता है जो आवेश, वो लगभग 2 इकाई धनात्मक आवेश होता है। ठीक है, और बीटा किरण में 1 इकाई ऋणात्मक आवेश होता है। ऋणात्मक धनात्मक क्यों होता है? अभी हमने डायग्राम से देखा था कैसे वो माइनस प्लस पे जा रहा था, प्लस माइनस पे जा रहा था। तो 1 ऋणात्मक आवेश होता है। ये इन पर कोई आवेश नहीं होता, ये क्योंकि किसी प्लेट की ओर नहीं मुड़ रही थी, इन पर कोई आवेश नहीं होता। ठीक है, फर्स्ट पॉइंट तो सिंपल सिंपल सा उनके आवेश लिख दिया हमने। देन सेकंड पॉइंट, इनका द्रव्यमान लिखते हैं। तो इनका द्रव्यमान क्या होता है? इसका द्रव्यमान 4 होता है, और फिर इसका द्रव्यमान लगभग नगण्य होता है। नगण्य नहीं, लगभग नगण्य। ठीक है, किसी किसी बुक में नगण्य लिखा रहता है, लेकिन नगण्य नहीं, लगभग नगण्य होता है, मतलब उसके आसपास होता है।
और इसका कोई द्रव्यमान नहीं होता है। इसका नगण्य लिख सकते हैं, इसका द्रव्यमान नगण्य होता है, ऐसे इसका द्रव्यमान नगण्य होता है। नगण्य मतलब ना के बराबर, या नहीं होता ये भी कह सकते हैं, ठीक है, नहीं होता है। ओके, देन तीसरा पॉइंट, प्रतीक चिन्ह, हम इनको किस प्रतीक से दर्शाते हैं? तो जो अल्फा किरणों का अध्ययन करते हैं ये लगभग हमको हीलियम जैसे दिखाई देता है, क्योंकि इसका परमाणु भार 4 दिख रहा है आपको और 2 इकाई धनात्मक आवेश दिख रहा है, तो He से लिखेंगे, नीचे 2 लिखे, यहाँ पे 4 लिखा। ये जो बीटा कण है ये लगभग इलेक्ट्रॉन जैसे होता है, क्योंकि इस पर 1 इकाई ऋणात्मक आवेश होता है और इसका जो द्रव्यमान होता है लगभग 0 होता है। इन पर कोई आवेश भी नहीं होता है, इनका कोई द्रव्यमान भी नहीं होता है, लेकिन इनका अस्तित्व होता है। तो ये एक प्रकार से विद्युत चुंबकीय विकिरण होते हैं। तो इसको हम लिख सकते हैं गामा, ठीक है, नीचे 0 ऊपर 0, गामा। इस प्रकार से हमने इसको दर्शा दिया, ठीक है, तो ये इनका प्रतीक हो गया। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं हम, चौथा पॉइंट, पहचान। तो पहचान कैसी है? ये हीलियम नाभिक के जैसा है, तो हीलियम नाभिक के समान। इसकी पहचान कैसी है? इलेक्ट्रॉन के समान, तो इलेक्ट्रॉन लिख दिया हम लोगों ने। ये कैसा है? ये विद्युत चुंबकीय विकिरण है, क्योंकि हमको पता है जो विद्युत चुंबकीय विकिरण होता है उसका द्रव्यमान नगण्य होता है, उसका कोई आवेश नहीं होता। तो हम लोगों ने कुछ 4 पॉइंट के आधार पर इनकी तुलना की। इनमें और भी कुछ पॉइंट है, इतना नोट कर लीजिए, देन हम इसके नेक्स्ट और कुछ पॉइंट देखते हैं। ओके, 5वां पॉइंट इसका कि वेग, इनका वेग कितना होता है। तो हम इसके वेग का कंपेयर करेंगे प्रकाश के वेग से, ठीक है। तो इनका वेग कितना होता है? प्रकाश के वेग का 1/10वां भाग के बराबर, ठीक है। और ये होगा प्रकाश के वेग के लगभग बराबर। और जो गामा किरण होता है विद्युत चुंबकीय विकिरण ही होता है, वो इसलिए प्रकाश के वेग के बराबर। प्रकाश का वेग कितना होता है? आपने 9वीं 10वीं पढ़ा होगा, याद है? लिख देता हूं मैं, नोट कर लीजिएगा। जो प्रकाश का वेग होता है, प्रकाश का वेग, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, प्रकाश का वेग बराबर 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड, जिसको हम लोग चाहे तो किलोमीटर में लिखेंगे तो लगभग लिखेंगे 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकेंड, दोनों यूज कर सकते हैं, ठीक है। 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड प्रकाश का वेग कितना होता है, या फिर 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकेंड, ये कह सकते हैं सर। ओके, ये फिजिक्स में पढ़ा होगा हम लोगों ने, प्रकाश का वेग। ओके, तो जो हमारा पॉइंट था 5वां पॉइंट हो गया। 6वां पॉइंट क्या कहता है? 6वां पॉइंट है भेदन क्षमता, मतलब उसके आस पार आर पार चले जाना। जैसे हम देखते हैं कि हम कोई टार्च से लाइट जलाए, हमने आगे कपड़ा रखा, तो जो लाइट था कपड़े को पार कर जाता है, ठीक है। उसी प्रकार से जो उसी प्रकार से जो अल्फा किरण होती है, जो बीटा किरण होती है और जो गामा किरण होती है, ये भी क्या बोलते हैं, धातु के परत को पार कर सकते हैं, लेकिन उतना ज्यादा भी नहीं कर सकते हैं, पतली पतली परत को। तो अपन अल्फा किरण में लिखेंगे, इसकी भेदन क्षमता सीधे लिखते हैं बहुत कम, नहीं कम, भेदन क्षमता इसकी कम होती है, इसकी भेदन क्षमता थोड़ी अधिक होती है, और इसकी भेदन क्षमता तो बहुत ही अधिक होती है, मतलब बहुत अधिक, ठीक है, गामा किरण होगी। ओके, तो नेक्स्ट 7 पॉइंट, क्या है 7 पॉइंट? ZnS, जिंक सल्फाइड, स्क्रीन पर चमक, मतलब जब ये जिंक सल्फाइड के पर्दे पर पड़ेगी तो कितनी चमक उत्पन्न करती है, उस चीज को यहां पे हम लिखेंगे। ओके, तो लिखेंगे सर्वाधिक कम
बहुत कम चमक उत्पन्न करेगा। ठीक है, ये एक लास्ट पॉइंट इसमें हम लिखते हैं फोटोग्राफिक प्लेट। जो फोटोग्राफिक प्लेट होती है ना, फोटोग्राफिक प्लेट पर प्रभाव। तो फोटोग्राफिक प्लेट पर इनका प्रभाव क्या होता है वो नोट कर लेते हैं, लास्ट पॉइंट करते हैं बस ये अपन। 8 पॉइंट मैंने बताया है, आप कोई 6 पॉइंट अच्छे से कर लीजिएगा। ठीक है, तो फोटोग्राफिक प्लेट पर प्रभाव क्या पड़ता है इसका, यह इस प्लेट को प्रभावित करती है, यह प्लेट को सर्वाधिक प्रभावित करती है, यह प्लेट को बहुत कम प्रभावित करती है। ठीक है, तो हमने देखा ये थे अल्फा, बीटा और गामा किरणों की। ये हम लोग पढ़ लिया कि रेडियो सक्रियता क्या होती है, रेडियो सक्रियता से जो किरणें निकलती है वो किरणें किस प्रकार की होती है, उनके गुणों का हमने अध्ययन कर लिया। ठीक है, अब देखेंगे आज के लिए इतना ही। ठीक है, बाकी जो बनाएंगे इसका नेक्स्ट वीडियो बनाते हैं। ठीक है, यदि आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूले। साथ ही साथ नोटिफिकेशन को प्रेस कर, जिससे हमारे द्वारा अपलोड किए गए वीडियो आपको प्राप्त हो जाएंगे। थैंक यू।